आपके साथ दीपक पतौरिया। तो करते खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि राहुल गांधी माया सुरजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर्वजन स्वास्थ्य का अधिकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और गांधी यहां 1 घंटा रुकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सस्ता बनाया जाए, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ मेडिकल एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी। राहुल जी आ रहे हैं, बरगढ़ जाते जाते हैं 1 घंटा रुकेंगे और उसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे चर्चा में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मामले को केंद्र सरकार की घेराबंदी की। बघेल ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित न करा पाने की सरकार की नाकामी से करार दिया है। आपको बता दें कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी है। बीते 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने का यह चौथा प्रस्ताव था। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसको कंधार छोड़ने गए थे। यदि उस समय छोड़ने नहीं गए होते। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार नेशनल हेराल्ड को 50 लाख का विज्ञापन देकर सवालों के घेरे में आ गई है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन देने पर भूपेश बघेल पर ट्विटर के जरिए तीखा हमला किया। ट्वीट का समापन कुछ तो शर्म करो सरकार के साथ किया। नेशनल हेराल्ड को भारी भरकम विज्ञापन देने पर दूसरी बार ये सवाल उठे हैं। अमित जोगी ने योगी को मामले की तत्काल यहां पर जांच कराने के आदेश दिए हैं। रायपुर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने बताया है कि अभी लोकसभा वार बैठक में संभावित नाम आए हैं। यहां से तय नाम करके आलाकमान के पास भेजे जाएंगे। 2 से 3 नामों का पैनल होगा और जैन ने बाकी बताया कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में इन नामों को लेकर राज्य में दौरा भी करेंगे। वहीं महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के नाम पर जैन ने कहा है कि आरक्षण के नाम पर टोटका करने से कुछ नहीं होता। भाजपा महिलाओं को टिकट देने का निर्णय करेगी। कांग्रेस के भाई भतीजावाद को लेकर कहा कि कांग्रेस वंशवाद वाली पार्टी है, भाजपा वंशवाद तुष्टिकरण वाली पार्टी नहीं है। मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में हमारी हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैंने पहले भी ली है, लेकिन अब भाजपा 11 की 11 सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस को बताया कि धमकाने और एक्सटॉर्शन, ट्रांसफर, उद्योग वाली सरकार, मंत्री जय सिंह द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर किए गए टिप्पणी को लेकर जैन ने कहा है कि आदिवासी नेता के खिलाफ जो भद्दी टिप्पणी कांग्रेस ने की है, वो जनजाति के लोगों पर भौनी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके खिलाफ एफआईआर भी करवाएंगे और अब मुख्यमंत्री विदेश में जाकर आदिवासियों की बात करेंगे। यह हास्यास्पद है। हमेशा लोकसभा में 10 सीटें लाने का अभ्यास है, लेकिन इस बार 11 सीटें भाजपा जीतेगी। आज चुनाव समिति की बैठक में तय करेंगे कितने एक लोकसभा से 2 ले जाने, 3 ले जाने, 4 ले जाने। चुनाव समिति की बैठक में तय करेंगे। देखिए, ये आरक्षण जब होगा तो सारे देश का होगा। ये आरक्षण का टोटका करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध और सॉलिड काम करती है। कांग्रेस डायनेस्टिक और वंशवाद की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण, वंशवाद और जातिगत राजनीति को समूल नष्ट करने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं होगा। कवर्धा में आचार संहिता लगते ही जहां प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं, वहीं अब दावेदारों की तैयारी भी अंतिम दौर में है। कवर्धा जिला राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में कवर्धा जिले से भी भाजपा और कांग्रेस के दावेदार दिल्ली तक नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद सत्ता में आने के बाद से जहां कांग्रेस उत्साहित है, वहीं भाजपा भी मोदी के नेतृत्व में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है। ऐसे में दावेदार लोकसभा प्रत्याशी बनने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के अभिषेक सिंह सांसद हैं, वहीं कांग्रेस से कई नामों की चर्चा सामने आ रही है। कांग्रेस के मुद्दे वही रहेंगे जो हमने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में किया था और निश्चित रूप से 2 महीने में ही आधे से अधिक जो घोषणा की है कांग्रेस ने, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। देखिए, हम लोग डेली
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी 3 दिन पहले हम लोग बूथ लेवल के और शक्ति केंद्र लेवल में हम संवैधानिक कार्यकर्ता तय किए हैं और वो जाके अभी घर घर जो लाभार्थी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के लाभ लिए हैं और पूर्व में जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर रमन साहब के कार्यकाल के जो लाभार्थी हैं, उनसे घर घर संपर्क करने के लिए और प्रधानमंत्री के पत्र पहुंचाने के लिए अभी चालू हो गया और घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। मामले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगदलपुर में मंत्री का पुतला फूंकने के बाद पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने बोधघाट थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धारा 150 हटाने की मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरन धारा 150 लगाकर उन्हें जेल में डालना चाह रही है, जबकि पुतला दहन के दौरान मौके पर सिर्फ भाजपा के लोग ही मौजूद थे और कार्यकर्ताओं ने किसी भी अन्य लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल नहीं किया। पुलिस लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे आंदोलन का हनन करते हुए दबावपूर्वक गलत तरीके से आज भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की है। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा है कि घर में जबरन घुसकर जिस तरह से पुलिस ने ज्यादती रवैये से भाजपाइयों की गिरफ्तारी की है, उसकी भाजपा घोर निंदा करती है और धारा 150 हटाने की मांग पुलिस से करती है। कि सरकार जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो चलने की जो हम बात करते हैं, हमारा ये देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, उसमें इस तरीके के कार्रवाई विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कर रही है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। अभी कल जो पुतला दहन किया गया था उसमें 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। उन 15 लोगों में से भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया गया है, भेजा गया है सबको। नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 150 जो धारा लगी है वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगी। नान घोटाला मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और IPS ऑफिसर मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई अब 5 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम कोर्ट में भूपेश बघेल सरकार की ओर से अपना पक्ष रखे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नान घोटाला मामले में जांच के लिए SIT गठित की थी। इसी चुनौती देते हुए धर्मलाल कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में एक बार जांच हो चुकी है, उसी मामले में एक बार फिर से SIT का गठन करना असंवैधानिक है। कोर्ट में आज SIT के खिलाफ IPS मुकेश गुप्ता की याचिका पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई अब 5 मई को करने की तारीख तय की है। बता दें कि प्रदेश का कथित नान घोटाला मामला वर्ष 2015 में उजागर हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नागरिक आपूर्ति निगम के विभिन्न दफ्तरों में छापे मारे थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत नकद प्राप्त किए गए थे। इस मामले में IAS अनिल टुटेजा समेत कई अन्य अधिकारी जांच के दायरे में आए थे। मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में नान घोटाले के खिलाफ शासन द्वारा गठित SIT को लेकर राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शासन के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने SIT गठन पर सवाल उठाए हैं। चूंकि नान मामले में गठित SIT अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की शिकायत पर बनी है, इसलिए बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक आरोपी IAS द्वारा तय किए गए जांच बिंदु पर जांच फिर से कराने को यहाँ पर औचित्यहीन बताया और वहीं ACB के DSP R के दुबे नान मामले में अपने ही अफसरों पर धमकाकर बयान लेने का आरोप लगाया और अपने ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की मांग करते हुए याचिका लगाई। आधार केवल इतना ही है कि एक मुजरिम यानी टुटेजा ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको फलाने पॉइंट्स पे कि री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सिर्फ उस पे ही आपने ये SIT गठित किया जो उनको लगता है ठीक नहीं है। चुनाव के बाद माननीय उच्च न्यायालय SIT के गठन की वैधानिकता पर अपना निर्णय सुनाएगा और तब तक ये आदेश दिया गया है कि किसी के भी विरुद्ध किसी भी SIT के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में मार्शल्स के पीछे दरवाजे से हुई नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में अनिल द्विवेदी सहित अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा ने बिना विज्ञापन के भर्ती कर ली। याचिकाकर्ता के वकील प्रतीक शर्मा का कहना है कि अनिल द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने 2001 में विधानसभा के सहायक पद के लिए आवेदन किया था, मगर आवेदनकर्ता को छोड़कर बिना विज्ञापन निकाले अपने लोगों की भर्ती कर ली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने संविधान के खिलाफ हुई भर्ती को निरस्त कर दिया है। लाया नहीं गया और बाद में जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत इन लोगों ने लगाया तो इनको जानकारी प्राप्त हुई कि 2004 में ही वह विज्ञापन की प्रक्रिया जो है वो निरस्त कर दी गई है। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए प्रमुख सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। बता दें कि गरीब बच्चों के निजी स्कूल में एडमिशन के नियम को लेकर पिछली सुनवाई में शासन ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र देकर बताया था कि नियम को सुधारा जाएगा। वहीं शासन ने कोर्ट को भी गुमराह किया, जिससे नाराज हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब किया था। जब उन्होंने कहा था कि हम आवश्यक संशोधन करके बताएंगे, उसके बाद उनको जो संशोधन करना था उसकी जगह पे उन्होंने पुराना नोटिफिकेशन 13 फरवरी को ही निकाल दिया, जिससे कोर्ट बहुत नाराज था, जिसके कारण उनको बुलाया गया। आज उन्होंने जवाब मौखिक तौर से प्रस्तुत किया था, जिसपे कोर्ट बहुत ही असंतुष्ट था और उनको 7 मई के लिए अपनी पूरी क्रियान्वयन खुद के शपथ पत्र पर प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान सामने आया है। अभी लोकसभा वार बैठक में संभावित नाम आए हैं। चुनाव समिति में नामों का पैनल तैयार होगा। समिति द्वारा तय नामों को लेकर दिल्ली जाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। राज्य चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं की बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल मौजूद रहे। और आपको बता दें कि धर्मलाल कौशिक और कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक रही। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ये बैठक अभी तक चल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में जो 11 लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों का जो पैनल तैयार किया जाना है, उस मुद्दों को लेकर ये बैठक चल रही है। कल ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और दौरे के दौरान उन्होंने बस्तर के अलावा सरगुजा और बिलासपुर का भी दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से रायशुमारी करने के बाद नामों की फहरिस्त बनाई है, उसके नामों की सूची तैयार की है। अभी जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है, इस बैठक में चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अनिल जैन, धर्मलाल कौशिक, नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं विक्रम उसेंडी, पुन्नूलाल मोहले, रमेश बैस, इन तमाम सदस्यों की मौजूदगी में लोकसभा सीटों के हिसाब से पैनल में कौन कौन से नाम होंगे उसे अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और जानकारी कहती है कि जब ये पैनल तैयार हो जाएगा तो अनिल जैन आज ही देर रात तो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होनी है और इस बैठक के बाद बीजेपी की जो पहली सूची प्रत्याशियों की जारी की जाएगी, उसमें छत्तीसगढ़ के कम से कम 4 लोकसभा सीटों के जो उम्मीदवार होंगे, अधिकृत उम्मीदवार, उनके नामों का ऐलान पार्टी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको बता दें कि जब चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है, उसके ठीक पहले तो जितने भी कद्दावर चेहरे बीजेपी के हैं, चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें, प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, देवजी भाई पटेल, इनकी एक अलग से चर्चा हुई है, एक अलग से बैठक हुई है और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। चर्चा इस बात को लेकर इस बैठक में की गई कि रायपुर लोकसभा सीट से
बृजमोहन अग्रवाल को ही उम्मीदवार बनाया जाए। और ठीक इस तरीके से दुर्ग लोकसभा सीट के लिए प्रेम प्रकाश पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए जोर तमाम आला नेता दे रहे हैं और संगठन पर दबाव की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम सदस्य जो थे जो इस बैठक में शामिल थे, ये चुनाव समिति के मेंबर नहीं है। बावजूद उसके अब चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है उसमें क्या इन नामों को शामिल किया जाएगा पैनल में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि आज पैनल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी होली से पहले ही अपनी पहली सूची जारी कर दे। देखिए, सही तौर पर 18 तारीख के पहले बीजेपी को अपनी सूची जारी करनी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस लिहाज से ही कल ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और जिस तरीके से समीकरण बनते नजर आए कि अचानक ही अनिल जैन का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ और एक ही दिन में अनिल जैन ने कई लोकसभा सीटों के दावेदारों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आज रायपुर और महासमुंद और बिलासपुर लोकसभा के तमाम दावेदारों, उम्मीदवारों से भी उनकी अलग से चर्चा हुई है। और चर्चा का जो सार निकल कर आया है वो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में रखा जा रहा है और इस बैठक में रखने के बाद ही लोकसभावार जो प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा उसे लेकर वो दिल्ली रवाना होंगे, कल की बैठक में रखेंगे और कल ही देर शाम बीजेपी की पहली सूची में छत्तीसगढ़ के कम से कम 4 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, इस बात की संभावना है। जी आशीष, पूरी बैठक में नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच यहां पर आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री के पुत्र लवकेश पैकरा के फर्जी रूप से विवाह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए जयनगर पुलिस थाने में आवेदन पत्र देकर अपराध दर्ज कराए जाने की मांग की है। कार्यकर्ता डीके सोनी ने बताया कि पेट्रोल पंप के आउटलेट डीलरशिप के लिए 2014 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विज्ञापन के आधार पर लवकेश पैकरा ने आउटलेट डीलरशिप के लिए संपूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। लवकेश पैकरा अविवाहित थे और उसे इंडियन ऑयल कंपनी का आउटलेट डीलरशिप प्राप्त करना था। इस कारण उसने आपको विवाहित बताकर अपनी पत्नी का नाम काल्पनिक रूप से उल्लेख करते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आउटलेट डीलरशिप प्राप्त कर ली और इसे आधिकारिक कृत्य बताते हुए प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच कर विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो करने की बात कही। जांजगीर की पामगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के फड़ पर तबिश डालकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों से 16,500 रुपए बरामद किए। आरोपियों के पास से 5 बाइक और 15 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया है कि पुलिस की कई दिनों से यहां रसोटा थाना क्षेत्र में जुआ खेले जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। बिलासपुर जिले में छतौना गांव के सरपंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर मानसिक प्रताड़ना के साथ रेत घाट का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस ने पूरे मामले को जांच में ले लिया है और अब पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। पंचनामा के दौरान मृतक की जेब से सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें उसने लेनदारों और देनदारों के बकाया और लेने का हिसाब लिखा है। इसके साथ ही उसने रेत घाट के संबंध में परेशान होने तथा इसी वजह से आत्महत्या कर लेने के बातें भी लिखी है। मामले में मृतक के परिजनों और उनके संबंधित लोगों का कथन लिया जा रहा है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बड़गांव थाने के गांव में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान छात्र घर में अकेला था। शाम को जब छात्र की बहन पढ़कर वापस आई तो उसने अपने भाई को फांसी के फंदे पर लटका देखा। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अब आत्महत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। चला कि वो लड़का अपनी बहन के साथ रहता था, उसकी बहन कॉलेज का पेपर देने आ गई थी। उनके माता पिता बलौदा में बाजार में रहते हैं। घर में अकेला था लड़का। जब ये कॉलेज आ गई तो जब कॉलेज से वापस गई तो घर में फंदे पे लटका हुआ मिला।
लोकसभा चुनाव को बाधित करने के लिए कवर्धा जिले में नक्सली घटनाओं की बढ़ती संख्या के बीच आज बोरमदेव अभयारण्य के जंगलों में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। घना जंगल और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से मुठभेड़ की साफ तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कवर्धा अभयारण्य के ग्राम बकौदा के जंगलों में नक्सली छिपे हुए थे, जिसके बाद पुलिस जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके की साफ तस्वीर अब साफ हो पाएगी जब इस इलाके से पुलिस जवान वापस लौटेंगे। लंबे समय बाद जसपुर धाना घोटाले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धान खरीदी केंद्र में 93 लाख रुपए का धान अफरा तफरी का मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में था। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो मुख्य आरोपी फरार हो गया है और लगातार पुलिस अब उसको ढूंढ रही है, वो चकमा देता जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने मजबूत घेराबंदी करके आरोपी को धर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक महोदय जसपुर और हमारे एसडीओपी महोदय पत्थर गांव के निर्देशन पर सकुनत पर दबिश देकर के पकड़ा गया है। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए का सोने चांदी, 5500 नकद और 5 मोबाइल व कैमरा बरामद किया है। चोरों ने कई जगह पर चोरी करना कबूल किया है। एक आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। बीते कुछ माह से जिले में बढ़ती चोरी से पुलिस परेशान थी। कोतवाली प्रभारी ने मुखबिरों की सूचना पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। लगभग सोना एवं चांदी के जेवरात बरामद कर कुल रकम 5.5 लाख रुपए का संपत्ति जब्त की गई है और इनसे 5 मामलों का खुलासा किया गया है। आज इनको गिरफ्तार कर रिमांड में। अभनपुर विधानसभा के ग्राम कुम्हरी में लगातार चल रही अवैध रेत उत्खनन के विरोध में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए। युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कल्ला ने रायपुर खनिज विभाग के उप संचालक को एक ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खेल को तत्काल रोकने की मांग की है। बता दें कि कुछ दबंगों द्वारा 24 घंटे रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर को जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सरगुजा जिले में हाथियों के हमले से परेशान मेनपाट वन परिक्षेत्र के लोगों को प्रशासन व वन विभाग ने राहत देने के लिए कंडराजा गांव को एक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया है। प्रोजेक्ट के तहत घरों को बेहद मजबूत बनाया गया है। हाथी गांव में आते तो हैं लेकिन मजबूत घरों को तोड़ नहीं पाते। प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट नहीं सो पाते हैं। बता दें कि बीते वर्ष हाथियों के दल ने खूब उत्पात मचाया था। 25 से 30 घरों को तोड़ भी दिया था। यहाँ व्यवस्था दे दिया है, अभी सरकार घर बना दिया है, पक्का का घर बना दिया है, हैंडपंप को बोर लगवा दिया है, पानी का व्यवस्था कर दिया है। वो गांव जो है वो हाथी के कॉरिडोर में था, इसलिए विगत 3 वर्षों से हाथी वहाँ आ रहे थे। वहाँ पे लगभग 44 मकान वन विभाग ने बनाए। 3 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत बने। खबर मुंगेली से है, जहां पर पदभार ग्रहण करने को लेकर संग्राम चल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व मुंगेली जिला पंचायत सीईओ के द्वारा लोरमी जनपद में संलग्न 6 सचिवों को रिक्त ग्राम पंचायतों में पदस्थापना का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर राजनीति अब शुरू हो गई है। कुछ ग्राम पंचायत में सचिवों के अतिरिक्त प्रभार से हटाकर संलग्न सचिवों को पदभार दिया गया है, जिससे और जिन्हें पहले पदस्थ पंचायत सचिव आचार संहिता का हवाला देते हुए पदभार ग्रहण नहीं करने दे रहे हैं। जबकि जिला पंचायत सीईओ ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आचार संहिता से काफी दिन पूर्व 2 मार्च को यह आदेश जारी किया गया था। पदभार ग्रहण करने में कोई बाधा बनता है तो जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन में अच्छे से कार्य भी किया जा सके और ये सब चीज आचार संहिता लगने से काफी पहले हो चुकी है और इसमें आचार संहिता का कहीं पे कोई उल्लंघन नहीं है। हाँ, जो आदेश हुआ है वो ज्वाइन कर लिए हैं। उसमें सीईओ को बता दिया गया था, वो संभवतः ज्वाइन कर लिए होंगे। इसमें कुछ लोग चार्ज देने वाला का नहीं कर रहे होंगे, तो उसको देखते हैं।
कांकेर जिले के ग्राम सिंगरवाही में बनाए जा रहे चेक डैम निर्माण में भू संरक्षण विभाग द्वारा जंगल के पत्थर को ही चोरी कर डैम के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल डैम बनाने का उद्देश्य 25 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करना है। यह डैम 10 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन इस गुणवत्ताहीन निर्माण में न तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था है और न ही निर्माण में उच्च क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। रेत, सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल नाम मात्र का हो रहा है। इधर जंगल के ही पत्थरों का उपयोग कर मनमाने ढंग से डैम बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।